केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब का उद्घाटन किया है। अंसारी नगर के आईसीएमआर मुख्यालय में लैब के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब से उन लोगों की भी जांच की जा सकेगी जो लोग अस्पताल में नहीं जाना चाहते। चलते फिरते वाहन से ये जांच की जा सकेगी। कांग्रेस पार्टी में बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही आंतरिक कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का बगावती रुख देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आलाकमान को नसीहत दी और अब गुलाम नबी आजाद भी पार्टी हाईकमान पर निशाना साध चुके हैं। गुलाम नबी ने कांग्रेस आलाकमान पर अपनी भड़ास निकाली है। आजाद ने कहा है कि पार्टी का पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो चुका है, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क भी टूट चुका है। 5 स्टार होटलों में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जा सकते। वहीं सिब्बल भी ये कह चुके हैं कि 1.5 साल गुजर गया है, लेकिन अभी तक पार्टी का कोई नेशनल पार्टी बिना अध्यक्ष के कैसे काम कर सकती है। वहीं पार्टी के कुछ नेता जिनमें अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और हरीश रावत जैसे बड़े आलाकमान के बारे में कुछ भी बुरा सुनना नहीं चाहते हैं ये बड़े नेता, और इसीलिए राहुल गांधी को पीएम बनाने की बातें भी की जा रही हैं और पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर निशाना साधा जा रहा है, उन्हें नसीहत दी जा रही है। बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और पहले दिन पटना में विधान मंडल की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विधान पार्षद जो है देवेश चंद्र ठाकुर के साथ एमएलसी संजय कुमार झा विंटेज कार से विधानसभा पहुंचे और इस दौरान विंटेज कार को देखकर पटना स्थित विधानसभा के बाहर लोग उत्सुक भी नजर आए। इसके अलावा कार को लोग रास्ते में भी उत्सुकता से देखते हुए नजर आए। वहीं जदयू एमएलसी संजय कुमार झा ने इको फ्रेंडली कार से यात्रा करते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहा है कि वो सीएम नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान से प्रभावित हुए हैं और पर्यावरण को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए वो इस कार को ड्राइव कर विधानमंडल परिसर पहुंचे थे। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह तय किया है कि प्रदेश के 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू रहेगा और कर्फ्यू की अवधि शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। जिन जिलों में कर्फ्यू रहेगा वो जिले कांगड़ा, शिमला, मंडी और कुल्लू हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षण संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है और विधानसभा का जो धर्मशाला में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र है वो वहां पर होगा और ये जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त जनमंच जैसे कार्यक्रम भी स्थगित किए गए हैं और मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है। फैसलों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया है कि कुछ फैसले 15 दिसंबर तक के लिए हैं और कुछ 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी को लेकर के हिमाचल कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू अब लागू रहेंगे और वहीं जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है उस पर अभी संशय बना हुआ है कि वो टाला जाएगा या फिर होगा। अभी विधायक दल की बैठक भी होनी है और इसके अलावा सर्वदलीय बैठक भी बुला करके फैसला लिया जा सकता है। इसके बारे में भी जानकारी दी गई। हिमाचल के 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। शीतकालीन सत्र पर अभी संशय जो है वो बरकरार है क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए जिस तरीके से 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है हिमाचल में, उस पर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि प्रस्तावित जरूर है विधानसभा का शीतकालीन सत्र, लेकिन उसको टाला भी जा सकता है। इसके कयास भी अब लगाए जा रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं देश भर में और बात अगर हिमाचल प्रदेश की हो तो हिमाचल में भी कई जिलों में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। उसी को देखते हुए हिमाचल की कैबिनेट बैठक जो हुई उसमें ये अहम फैसले लिए गए हैं ताकि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके।
वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा शादी में बैंड और डीजे पर भी रोक रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज होगा। शादी में बुजुर्ग बीमार को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी जरूर देनी होगी। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया, उसके बाद अलग अलग राज्यों की सरकारें भी जागी। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया था कि किसी भी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। उसी फैसले को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, अब योगी सरकार ने भी एक सख्त कदम उठाया और एक बार फिर से पाबंदी लगा दी है ऐसे कार्यक्रमों पर और जो लोग शामिल हो सकेंगे उनकी संख्या में भी कटौती कर दी है। अब सिर्फ 100 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे और जिस मैरिज पैलेस की अगर बात की जाए, जो छोटे मैरिज पैलेस हैं जहां पर सिर्फ 100 ही संख्या है, 100 की अधिकतम जहां पर संख्या है कि इस मैरिज पैलेस में 100 ही लोग शामिल हो सकते हैं, वहां पर अब 50 ही शामिल हो सकेंगे। और वहीं शादी में बुजुर्ग बीमारों को भी आमंत्रित नहीं किया जा सकता। जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर बीमार लोग हैं वो शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते और ऐसे में प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। अगर पालन नहीं किया जाता है तो उन पर मामला भी दर्ज किया जा सकेगा। अगर किसी के घर में शादी हो रही है तो उस बात की जानकारी जिला प्रशासन को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संबंधित थाने को जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आज इस घर में शादी है। इसको लेकर के एक नई गाइडलाइन यूपी सरकार ने जारी की है। कोरोना पर यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त जो है वो नजर आ रही है। लगातार समीक्षा बैठक जो है वो हो रही है और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी शिरकत करते हैं, समीक्षा करते हैं प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर के और तमाम सख्त दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिए गए। 17वीं बिहार विधानसभा के पहले ही दिन विधानसभा सत्र के पहले ही दिन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के 5 विधायकों ने अपने तेवर दिखाए हैं। विधायकों ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताई है और हिंदुस्तान की जगह भारत बोलने पर अड़े रहे। वहीं प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने उन्होंने हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द बोलने की अनुमति भी मांगी और उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में शपथ लेते वक्त भारत के संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैथिली भाषा में भी यही शब्द आता है, लेकिन उर्दू में शपथ के लिए जो प्रपत्र दिया गया उसमें भारत के बदले हिंदुस्तान लिखा गया है। अख्तरुल ने यह कहा कि वो भारत के संविधान के नाम पर शपथ लेंगे, न कि हिंदुस्तान के संविधान के नाम पर। इस पर बीजेपी विधायक ने कहा, जो हिंदुस्तान नहीं बोल सकते उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह को और मजबूत बनाने के लिए शिवराज सरकार ने कुछ और बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वर्चुअली क्रेडिट कैंप में 150 करोड़ रुपए की ऋण राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता महिलाओं का सशक्तिकरण है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि सभी बहनों से मेरी अपील है कि समूह अच्छा चलाने के साथ साथ हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके बैंक खातों में 150 करोड़ रुपए का ऋण ट्रांसफर किया गया। मुझे गर्व है, तुमने इसको झुटला दिया है और यह सिद्ध कर दिया है कि नारी तू नारायणी है, नारायणी है, तू सब कुछ कर सकती है। तू गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। ये काम मेरी आजीविका मिशन की बहनों ने किया है और मेरा संकल्प है, मैं ऐसे ही आपसे नहीं जुड़ा, मैं हर महीने आपसे बात करूंगा क्योंकि आपके साथ खड़े रह के आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करना है।
चौथी बार इसलिए मुख्यमंत्री बना हूं, नहीं तो बीच में तो 1.25 साल नहीं रहा था। शायद बहनों की दुआएं लग गई कि 1.25 साल में भैया वापस लौटे आया और फिर मुख्यमंत्री बन गया। अब बना हूं तो इसीलिए कि सही अर्थों में मध्य प्रदेश की धरती पर महिला सशक्तिकरण का काम करके रहेंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाकर रहेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेंगे और इसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मतलब केवल सड़क, पानी, बिजली नहीं है, उसकी व्यवस्था तो करेंगे ही। और सुनो मेरी बहनों, एक काम हम और करने वाले हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कि जो हैंडपंप से पानी भरती हो, आने वाले समय में तय किया है 3-4 साल में हर गांव में पाइपलाइन बिछा के, टोंटी वाले नल लगा के, घर घर टोंटी वाले नल का साफ और सुथरा पानी दे। वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा की है और पशुपालन विभाग का टोल फ्री नंबर सीएम ने उसका शुभारंभ भी किया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वरोजगार योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की हर महीने समीक्षा की जाए। कृषि, पशुपालन और मत्स्य के क्षेत्र में रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। इसके लिए विभाग की तरफ से किए जा रहे कार्यों और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ऊन उत्पादन से पशुपालकों की आय में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है, इसके अच्छे इस्तेमाल के लिए वैल्यू एडिशन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। पोल्ट्री, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन आदि क्षेत्रों में किन जनपदों में अच्छा काम किया जा रहा है, किन जनपदों को और काम करने की जरूरत है, इस बारे में भी उन्होंने चर्चा की। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में लोगों को मास्क बांटे हैं और इस दौरान उन्होंने राज्य में लॉकडाउन के सवाल पर कहा है कि हम ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, हम लोगों पर सिर्फ और सिर्फ सख्ती करना चाहते हैं और लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमने पूरी व्यवस्थाएं, जो आवश्यकताएं हैं, जो ICU, जो वेंटिलेटर, जितने हमें आइसोलेशन बेड चाहिए, वो सारा हमने इंतज़ाम कर रखा है और हम उसका कर रहे हैं। और मैंने 4 मेडिकल कॉलेज में कोरोना क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने के लिए कहा है, 100 बेड के, वो हम बना रहे हैं। PGI रोहतक में पोस्ट कोरोना केयर एंड रिसर्च सेंटर बना रहे हैं ताकि कोरोना ठीक होने के बाद भी लोगों में जो सिम्टम आते हैं उनके बारे में भी स्टडी की जा सके, रिसर्च की जा सके और उन सिम्टम्स को ठीक किया जा सके। जैसा मास्क को लेकर क्या हो सकती है, क्योंकि दिल्ली ने जो जुर्माना है वो 2000 पे कर दिया। नहीं, हम कोई जुर्माना बढ़ाने की नहीं सोच रहे हैं। मैंने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सभी अधिकारी जो मास्क डालने को सुनिश्चित करें और लोगों को लोग मास्क डालें, उसके लिए सारी फोर्स मैंने लगाने के लिए कहा है। कोई सजा का प्रावधान भी रखा गया? नहीं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP
न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का शाम को निधन हो गया। उनकी उम्र 84 साल और 8 महीने की हो चुकी थी। वो अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में सोमवार शाम को अंतिम सांस ली है। बता दें कि उनकी स्थिति पहले से ही नाजुक चल रही थी। यही वजह है कि राज्य के सीएम अपना डिब्रूगढ़ दौरा बीच में ही छोड़ करके गुवाहाटी वापस लौट आए। असम के पूर्व सीएम के निधन पर देश के तमाम राजनेताओं ने ट्वीट करके संवेदनाएं जाहिर की हैं और अपना दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तरुण गोगोई जी एक लोकप्रिय नेता और एक वयोवृद्ध प्रशासक थे, जिन्हें असम के साथ साथ केंद्र में भी राजनीतिक अनुभव था। उनके निधन से दुखी हूं और दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि तरुण गोगोई एक सच्चे कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने अपना जीवन असम के सभी लोगों और समुदायों को एक साथ लाने के लिए समर्पित कर दिया। मेरे लिए वो एक महान और बुद्धिमान शिक्षक थे। मैं उन्हें बहुत प्यार करता था और उनका सम्मान करता था। मैं उन्हें मिस करूँगा। गौरव और परिवार के प्रति मेरा प्यार और संवेदना। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को डॉक्टरों की सलाह पर एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। राज्यपाल का स्वास्थ्य सामान्य है। फिलहाल कोरोना के लक्षण नहीं है। बता दें कि बीते रोज उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद राज्यपाल आइसोलेट हो गई थी और उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने की जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी थी और साथ ही उनके संपर्क में आने वालों से अपील भी उन्होंने की थी कि वो भी अपनी जाँच करवा लें। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बीते रविवार को कोरोना संक्रमित होने के कारण सोमवार को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंची थी। रोशनी एक्ट भूमि घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने परत दर परत केस को खोलना अब शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में इस एक्ट के नाम पर हुए 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में अब रियासत के पूर्व मंत्रियों, नौकरशाहों, व्यापारियों और इनके रिश्तेदारों के नामों का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने इस एक्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। सांबा में जहां एक्ट के तहत कब्जाई गई भूमि को खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, वहीं अब सीबीआई ने घोटाले में शामिल मंत्रियों, नौकरशाहों और अन्य रसूखदार लोगों के नाम लोगों के बीच सार्वजनिक करने भी शुरू कर दिए हैं। सरकार की तरफ से जारी की गई इस सूची में पूर्व पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हसीब द्राबू का नाम है। उन्होंने इस एक्ट के तहत
एक कनाल भूमि अपने नाम पर की और यही नहीं, उन्होंने अपनी मां शहजादा भानो, भाइयों एजाज हुसैन दाबरू और इफ्तिखार अहमद ड्राबू के नाम भी एक कनाल भूमि की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली और देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर के चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्यों की सरकारों से उपाय के बारे में पूछा है और गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। इस मामले में अब सुनवाई शुक्रवार को फिर से होनी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों में हालात काफी बिगड़े हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने खराब कोविड-19 की स्थिति को लेकर के गुजरात और दिल्ली की खिंचाई की है। कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो दिसंबर में स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त मल्हारा विधानसभा से विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी उज्जैन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और उज्जैन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के चुनाव में हुई हार के बाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस को अपने अध्यक्ष बदलने की जरूरत है। साथ ही लव जिहाद के खिलाफ बनने वाले कानून को लेकर उन्होंने कहा है कि सभी विधायक एकमत होकर विधानसभा में लव जिहाद के कानून का समर्थन करेंगे और ये मांग करेंगे कि लव जिहाद कानून में संशोधन कर 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जिसको चाहेंगे और संगठन और ऊपर से जो भी निर्देश होगा वैसा मंत्रिमंडल का गठन होगा। लव जिहाद को लेकर कानून बनाने जा रहे हैं, तो किस तरह से पहले आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक हो गया है और हमारे प्रदेश में भी अभी यूपी में लागू हो रहा है। आने वाली विधानसभा में ये हमारे मध्य प्रदेश में भी ये लागू हो जाएगा और उसमें अभी 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। हम सभी विधायक अभी और तैयार हो रहे हैं, मांग करेंगे इसकी सजा को बढ़ा के 10 साल किया जाए। हम मध्य प्रदेश में गाय को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है, क्या लगता है आपको? अब कोई यहाँ गाय के ऊपर, गौ माता के ऊपर किसी प्रकार की सियासत नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले ही नारा लगाते हैं, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है और गाय को माता के रूप में मानते हैं और निश्चित रूप से गाय माता के ऊपर राजनीति ठीक। यूपी के प्रतापगढ़ में सरकारी ठेकों पर अवैध शराब बेचने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नेताओं, आबकारी विभाग और पुलिस के संरक्षण में अवैध शराब का खेल खेला जा रहा है और राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक की सख्ती के बाद जेठवाड़ा थाना के डेरवा बाजार के पास शराब की दुकान और गोदाम में छापेमारी की गई। इस दौरान हरियाणा की बनी अवैध शराब भी बरामद हुई है। अवैध शराब की कीमत 12 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है, जिसमें 147 पेटी अंग्रेजी शराब और 10 पेटी देशी शराब बरामद की गई है और साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि धीरेन्द्र सिंह उर्फ बंगाली अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कल 22 नवंबर को रात में स्वाट टीम और जेठवाड़ा पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र जेठवाड़ा के डेरवा बाजार स्थित शराब के ठेके से अवैध शराब बरामद की गई है। यह अवैध शराब लगभग 147 पेटी अवैध विदेशी शराब और लगभग 10 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए के आसपास है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अभय सिंह और सनी श्रीवास्तव। एक फरार अभियुक्त है जो इस व्यापार का मुख्य अभियुक्त है, धीरेन्द्र सिंह उर्फ बंगाली, जो थाना क्षेत्र कुंडा का रहने वाला है। इस प्रकार से लगभग 1400 लीटर कुल ये शराब बरामद की गई है। हरियाणा से शराब लाई जाती थी और यहाँ पे दूसरी ब्रांड में के बोतलों में नकली स्टिकर और कैप लगा के इसको ये बेचते थे, जिससे भारी मुनाफा कमाते थे। इस संबंध में थाना जेठवाड़ा पे FIR दर्ज की गई है और लोकल चौकी इंचार्ज डेरवा बाजार सतीश यादव, SI सतीश यादव, इनकी लापरवाही इस पूरे प्रकरण में सामने आई है। ये बिल्कुल बाजार के बीच में इस तरह का व्यापार किया जा रहा था और इनके द्वारा कोई कार्रवाई पूर्व में नहीं की गई, इसलिए इस लापरवाही के लिए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है
और आगे भी ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। इस पूरी कार्रवाई के लिए इंटेलिजेंस डेवलपमेंट और इस पर कार्रवाई करने के लिए SWAT टीम को मेरी तरफ से 10,000। मुंबई के चिकौड़ी इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हालांकि आग से 10 से 12 मकानों के जलने की खबर सामने आई है और किसी भी जान हानि की खबर हालांकि सामने नहीं आई है और आग किन कारणों से लगी है इसका खुलासा भी अभी नहीं हो सका। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र टल सकता है और इस बात के संकेत सीएम ने दिए हैं। लेकिन इस बीच कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और जिसमें सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। आगामी 7 दिसंबर से शीतकालीन सत्र होना है और कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक दल की बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। विधानसभा का सत्र हमारा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होने वाला है और उससे संबंधित कुछ विषय हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे और विषय जो महत्वपूर्ण है, जो कोरोना के कारण परिस्थिति है, उस पर भी हम विधायकों की राय लेंगे कि क्या करना चाहिए। हालांकि आज हमने कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले लिए हैं और वो जानकारी आप सब तक पहुंच गई है और इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। तीसरा विषय कि 27 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष का वक्त पूरा हो रहा है, तो उस पर भी हम कार्यक्रम के लिए राय ले रहे हैं विधायकों से किस प्रकार से करना चाहिए। लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है उसी को लेकर के ये कैबिनेट की अहम बैठक हुई और ये अहम बैठक इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि हिमाचल में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है। उससे पहले ये अहम बैठक हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कोरोना के मद्देनज़र, जिसमें कई जिलों में रात्रि कर्फ्यू भी लगाया गया है और इसके अलावा कई अहम फैसले लिए गए हैं ताकि कोरोना महामारी का प्रसार फैलने से रोका जा सके। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए हिमाचल के कई शहरों में, कई जिलों में कोरोना के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से ये अहम फैसले लिए गए हैं। कई जगहों पर रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है और इससे भी ज़्यादा कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बात के संकेत सीएम ने दिए हैं कि अभी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें विधायकों से भी राय ली जाएगी और उसके आधार पर आगे फैसले लिए जाएंगे। लेकिन जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है वो टाला भी जा सकता है, इस बात के भी संकेत दिए गए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज,
हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, वहीं एमसीडी अवैध निर्माण को गिराने में लगी हुई है। एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण को गिराए जाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। लोगों ने कहा कि उन्हें इसके बारे में एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, बिना जानकारी के ही उनके आशियानों को उजाड़ दिया गया। मोतीनगर थाना क्षेत्र के लोगों ने इस कार्रवाई की जमकर खिलाफत की है और आपको बता दें कि इलाके के आसपास के मकानों को अवैध घोषित किया गया है। इसी अवैध कब्जे पर एक हफ्ते पहले भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और अब एक बार फिर से कार्रवाई की गई। लेकिन ये कुछ नहीं किए, कोई भी पार्टी कुछ नहीं किया और आम आदमी पार्टी के बजाबते लेटर से जो है ना ये पूरा जकीरा को सफाया किया जा रहा है। हमको 20 तारीख को श्री शिवचरण गोयल जी ने अपने ऑफिस में बुला करके उन्होंने कहा कि ये लेटर हमने दे दिया है डीसी के पास, अब आपका जकीरा नहीं टूटेगा। हम अपनी क्लेम फटा दिए, लेकिन सारा का सारा जो काम जो है ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मिली भगत से यहाँ हजारों आदमी को बेघर किया जा रहा है। हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ रहते हैं। ये एमसीडी की जगह है, एमसीडी की जगह में काफ़ी लोग रह रहे हैं, लेकिन हम गरीबों को ही खास करके टारगेट किया जा रहा है और उजाड़ा जा रहा है। मकान होगा, अब तो कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए। बताओ मैं बच्चे के लेकर कहाँ जाऊँ, कहाँ भटकूँ? ना हमारे को नोटिस दिया, ना कुछ कहे, ना कहीं रहने की जुगाड़ दिया। हम गरीब आदमी कहाँ बिल्टे कहाँ रहे? हाँ, एक बार भी उन्होंने सोचे ऐसा उनके साथ जो हो जाए तो वो क्या करेंगे? जो हमारे गरीबों के इतनी हाई लगते हैं उनको जैसे करते हमारे सर पर भी एक बार भी नहीं कहे बाहर निकल जाओ। सामान निकालते निकालते मेरे सर पे देखो ईटा पड़ गया, ईटा पड़। कुछ नहीं, हमें कोई व्यवस्था नहीं किया गया और हम आम आदमी के विधायक के पास भी गए, निगम पार्षद के पास भी गए, सबके पास गए, कहीं से कुछ सूचना कुछ नहीं हम लोग के लिए हो पाया। हम 2004 से यहाँ रह रहे हैं, हमारा सब कुछ टूट गया, हमारे पर रहने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। यानी ठंड के मौसम में इतनी ठंड की भी मौसम है, ऊपर से देखा जाए तो वहीं एनआईटी फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक से लेकर के प्याली चौक तक जाने वाली जो सड़क है उसका हाल बेहाल है। पिछले लंबे समय से विकास की राह ये सड़क दिख रही है, लेकिन ये सड़क इतनी खराब है कि कई सड़क हादसे यहाँ पर हो चुके हैं और लोगों की जान तक चले गई। यहाँ पर धूल मिट्टी के कारण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है और अब बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली ने यह बताया है कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा हैं और उनके पिता भी पहले यहाँ पर विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इसका खामियाजा लोगों को नहीं भुगतने देंगे। यहाँ पर जल्द ही सड़क बनेगी। इसके विधायक वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। थोड़ा सोचना चाहिए कि इतने लंबे वक्त तक आप एनआईटी में आपने राज किया, मंत्री रहकर भी राज किया, विधायक रहते हुए भी आप वहाँ पर आज विधायक हैं, फिर भी आप समस्या को लेकर के सड़क पर बैठ जाते हैं, इसका निवारण नहीं करते हैं। आप देखिए, एनआईटी की जनता ने उनको चुना है, लेकिन चुना है इसका खामियाजा हम एनआईटी की जनता को नहीं भुगतने देंगे। एनआईटी की जनता को वो हर सुविधा दी जाएगी जिसके वो हकदार हैं। और चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर लव जिहाद कानून पर मोहर लग सकती है। मंगलवार शाम को प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो मिल सकती है। ये बड़ी खबर, कानून विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने विधि विभाग को प्रस्ताव ये भेजा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लव जिहाद को लेकर के जो मामला गरमाया हुआ है उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ये आवाज निकलकर सामने आई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। उसके बाद बाकी राज्यों में भी ऐसी ही आवाजें उठनी शुरू हुई और वहां पर भी कानून की बात कही जा रही है, लेकिन यूपी सरकार सबसे पहले इस मामले में कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। मंगलवार शाम को प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कानून विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है ये बड़ी खबर। लव जिहाद को लेकर के कानून पर जल्द ही मोहर लग सकती है। कानून विभाग ने
इस कानून को मंजूरी दे दी है। मंगलवार शाम को प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह विभाग ने विधि विभाग को यह प्रस्ताव भेजा था और कानून विभाग की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब इस पर आखिरी मोहर भी लग सकती है, कैबिनेट की मोहर इस पर लग सकती है। कानून विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लव जिहाद का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। एक विशेष समुदाय पर, समाज पर यह आरोप कि उस विशेष समुदाय के कुछ युवक अपना नाम बदलते हैं, बहरूपिया बनकर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ यह लव जिहाद का पूरा मामला हरियाणा के फरीदाबाद में जो मामला सामने आया था, एक छात्रा की हत्या कर दी गई थी, उस घटना के बाद लगातार कई राज्यों की सरकारों ने यह आवाज उठाई लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर के। और अब उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही कानून पर मोहर जो है वो लग सकती। मंगलवार शाम को प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कानून विभाग ने हालांकि प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ यूपी के सीएम काफी सख्त। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरीके की हरकत कोई करेगा तो उसका राम नाम सत्य, यानी कि काफी सख्त यूपी के सीएम इस मामले को लेकर। और अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है लव जिहाद को लेकर। मंगलवार शाम को प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कानून विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस मामले को लेकर के लगातार जिस तरीके से लव जिहाद का मामला इन दिनों सुर्खियों में है, तूल पकड़ रहा है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लव जिहाद को लेकर के बहस भी छिड़ी हुई है कि लव जिहाद है क्या। और इस बीच लव जिहाद को लेकर के कानून बनाने की तैयारी में कई राज्यों की सरकारें, लेकिन यूपी सरकार इस मामले में सबसे आगे दिखाई दे रही है। लव जिहाद कानून पर अब जल्द ही मोहर लग सकती। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के किच्छा कोतवाली परिसर में दर्जनों किन्नरों ने धरना दिया और लूटपाट करने वाले बदमाशों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक किन्नर जमीला ने यह आरोप लगाया है कि वो 17 नवंबर को दिवाली की खुशियों को लेकर के चंदा जुटाकर रिक्शे से घर लौट रही थी। इसी बीच बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उनके हाथ से पर्स छीना और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पर्स में 5 लाख रुपए और 15 तोले सोने के जेवरात थे। किन्नरों ने किच्छा पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि कोतवाली पुलिस ने इस मामले में खानापूर्ति की है, जिसके चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। किन्नरों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार तक अगर मामले में खुलासा नहीं किया गया तो कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और भूख हड़ताल भी की जाएगी। सर 13 तारीख को शुक्रवार वाले दिन मेरे गुरु कुछ आशीर्वाद देने को निकले थे। मेरे बड़े गुरु तो बाजार में आए थे, बाजार में गए थे रुद्रपुर रोड पे। वहाँ से लौट के जब घर को जा रहे थे तो प्रधान मार्केट के आगे मेरे गुरु के 2 लड़के आए, बैग छीन के ले गए। जब हम यहाँ पर आए थाने में तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की सर, बिल्कुल भी हमें बेइज्जती करके निकाला गया। उसके बाद अब जो कोतवाल साहब आए उन्होंने हमारी फुल रक्षा की है, वो सुनवाई कर रहे हैं हमारी और हमें आश्वासन दिया कल तक का। अगर कल तक चोर पकड़ जाते हैं, माल हमारा बरामद सारा देते हैं तो सही, नहीं तो फिर हम कल धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। कितना माल था आपका? उसमें 5 लाख रुपए, 15 तोले सोना, 3-4 चांदी की चीजें थी सब। अभी इनके साथ कोई घटना हुई होगी पुरानी कुछ दिनों में, तो उसके संबंध में ये लोग आए थे थाने, तो इनसे तहरीर ले ली गई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस संबंध में जो उनकी साथ घटना हुई थी उसकी कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो उनके साथ घटना। हरियाणा के चरखी दादरी में किसान भड़क गए। नई अनाज मंडी में बाजरे और कपास की खरीद के मामले में अनियमितताओं का आरोप उन्होंने लगाया और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों ने जमकर बवाल काटा। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और मंडी में रोष प्रदर्शन करते हुए गेट पर ताला जड़ दिया गया। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी में खरीद एजेंसियां उठान नहीं कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 1500 किसानों के टोकन कट चुके थे लेकिन खरीद नहीं हो रही है। उनका कहना है कि प्रशासन और मंडी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और झूठे आश्वासन दे रहे हैं।
वहीं महाराष्ट्र में एनसीबी की टीम लगातार ड्रग्स पेडलर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस दौरान एनसीबी की ओर से ड्रग्स पेडलर को पकड़ने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। वहीं मुंबई में एक छापेमारी के दौरान एनसीबी की टीम पर हमले किए जाने की घटना सामने आई थी, जिसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर कल शाम को मुंबई के गोरेगांव में ड्रग्स पेडलर्स के जरिए कथित रूप से हमला किया गया था और इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए 3 लोग गिरफ्तार अभी तक किए गए हैं। हमले में 2 अधिकारी भी घायल हुए थे। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और इसके अलावा ड्रग्स मामले में भारती सिंह जो कि कॉमेडियन है, जिनको गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स मामले में, उनको राहत मिली है। भारती सिंह और उनके पति को जमानत मिल गई है, लेकिन एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों को सशर्त जमानत दी है। पंजाब की किसान यूनियनों के फैसले के बाद यात्री ट्रेनों को चलने की इजाज़त मिल गई है, जिसके बाद किसानों ने रेलवे स्टेशनों को भी खाली कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी गई है कि 15 दिन के भीतर अगर रेल लाइनों को खाली किया गया 15 दिनों के लिए, लेकिन अगर 15 दिनों के भीतर बात नहीं बनी तो फिर से रेल रोक दी जाएगी। फरीदकोट में किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली जाने की तैयारियां चल रही हैं, बाकी धरने प्रदर्शन भी जारी रहेंगे। फुल तैयारियां ट्रालियां साड़ियां तैयार होईयां खड़ियां लंगर पानी 6 महीनों का रसद असीं नाल लैके चले हैं। पिंडां 'ਚ पूरी तैयारी नाल किसान तुर रहे हैं। किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है किसान? बहुत वधिया उत्साह ते असीं कुछ ऐतकी बेफिक्री नाल भी चल रहे हैं, क्योंकि सानूं नौजवान वर्ग बहुत साथ दे रहा है। अगे सानूं थोड़ी चिंता मगर दी हुंदी सी। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां पर पुलिस ने 40 जुआरियों को पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस गौरव राय सहित पुलिस ने रविवार को ही जुआरियों को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी की हुई थी। वहीं पकड़े गए जुआरी कोटा, लोरमी और आसपास के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब में अब एक बार फिर से रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। पहली मालगाड़ी मुरादाबाद से रामपुर फूल जाने के लिए रवाना हुई, जिसके तहत पटियाला रेल विभाग की तरफ से रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। वहीं रेलवे सुरक्षा कर्मियों की तरफ से छानबीन भी की गई। मौजूद अधिकारियों ने बताया कि जो रेल विभाग की तरफ से ट्रेनों की आवाजाही शुरू की गई है, उसी के तहत मुरादाबाद से पहली मालगाड़ी रामपुर ट्रफुल जाने के लिए पटियाला के रेलवे स्टेशन से गुजरी। ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਰਪੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟੀ ਸਬੋਟੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਡੌਗ ਸਕਾਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ उत्तराखंड के सीमांत नगर क्षेत्र जोशीमठ में दर्जनों सरकारी प्राथमिक स्कूल खंडहर में तब्दील हो गए हैं, लेकिन इन प्राथमिक विद्यालयों का आज कोई भी पूछने वाला तक नहीं है। नगरीय क्षेत्र जोशीमठ के मध्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांडू में कभी कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों की आवाज़ वहां पर सुनाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे छात्रों की संख्या कम होने लगी और स्कूलों को मर्ज करने के सरकार के फरमान का खामियाजा इस विद्यालय को भुगतना पड़ा और छात्रों की कमी के चलते स्कूल में ताला लगाना पड़ा। यहाँ की बाकी जो कुछ नेपाली मूल के विद्यार्थी हैं, उनको भी पास के स्कूलों में दाखिला करवा दिया गया। हालांकि अब ये स्कूल खंडहर में तब्दील हो गया है और इस स्कूल का कोई भी यहाँ पर सुध लेने वाला अब नहीं है। स्कूल के दरवाजे खिड़कियाँ टूट गई हैं और बेखरी पड़ी हैं। दरवाजों पर लगे ताले टूटे पड़े हैं। स्कूलों के भवनों में दरारें भी पड़ने लगी। वार्ड का मेंबर भी हूँ और मैंने कई बार सीओ साहब से बात भी की है कि जो ये विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय यहाँ चलाया जाता था, जो अब बंद कर दिया गया है। कई सालों से ये बंद है और यहाँ अब कई क्रियाकलाप इस विद्यालय में चल रहे हैं। एक मंदिर है ये और यहाँ पे ऐसा काम जो हो रहे हैं बहुत ही गलत है। कई बार मैंने अधिकारियों से बात की है पर अभी इन दिनों मुंबई में एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। कराची स्वीट्स, जो कि मशहूर मिठाई की दुकान है, उसके नाम पर कथित तौर पर शिवसेना ने आपत्ति जताई, लेकिन अपने नेता नितिन नंदगांवकर के इस कदम का शिवसेना ने खुद ही विरोध किया और पार्टी नेता संजय राउत ने सफाई देते हुए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि कराची स्वीट्स के मालिक का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, उन्हें नाम बदलने की
कोई ज़रूरत नहीं। इस मामले में अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा। इस पर अब संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर तो ले लो, कराची बाद में चले जाएंगे। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। और ज्यादा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से है, जहां बस्तर में नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता को लेकर के डीजीपी डीएम अवस्थी ने नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। और ये बैठक एडीजी नक्सल अशोक जुनेजा की मौजूदगी में पुराने PHQ में हुई है, जिसमें नक्सली अभियान को गति देने के साथ कांकेर में हुए नक्सली मुठभेड़ को लेकर के चर्चा की गई है। और वहीं अशोक जुनेजा ने बैठक खत्म होने के बाद ये कहा है कि डीजीपी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नक्सल विरोधी अभियान को और भी तेज किया जाएगा। कुछ एडिशनल बटालियन के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पत्र लिखकर निवेदन किया था, जिस पर हमें 5 CRPF की एडिशनल बटालियन की स्वीकृति मिली। आज सुबह भी जैसा आपको ज्ञात होगा कि कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर SSB ने एक बहुत ही अच्छा एंटी नक्सल ऑपरेशन किया है और उसमें 3 नक्सल की अपने को डेड बॉडीज़ मिली है और एक X95 वेपन, जो कि ऐसा भी अपन जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या BSF और CRPF से किसी घटना के अंदर लूटा गया था। और उसमें एक SLR और एक 303 की बरामदगी हुई है। नक्सलियों ने घात लगाकर उनको एम्बुश करने का पार्टी को प्रयास किया था, जिसको SSB के जवानों ने और उनके अधिकारियों ने काफ़ी निडरतापूर्वक उसको न्यूट्रलाइज़ किया और एम्बुश को ब्रेक डाउन करके नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद आज अभी DGP साहब की अध्यक्षता में और SDG CRPF के साथ नक्सल विरोधी अभियानों को और गति लाने के लिए अपने को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसके ऊपर आज बैठक हुई। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर नकेल कसने के लिए सूबे के गृह मंत्री अनिल विज सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं। वहीं विज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक संगठनों से भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मास्क बांटने की अपील की है। इसी बीच मास्क बांटने के कार्यक्रम की शुरुआत खुद गृह मंत्री अनिल विज ने की है। अंबाला छावनी से ये शुरुआत की गई। बता दें कि विज ने छावनी के बाजारों में खुद लोगों को मास्क बांटे हैं और लोगों को जागरूक भी किया है। वहीं कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विज ने कहा है कि वो फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लोगों को सख्ती और जागरूक करके ही समझाया जा सकता है। दोनों चीज़ें जरूरी हैं, सख्ती भी जरूरी है और लोगों को मास्क डालने के लिए प्रेरित करना भी जरूरी है। इसलिए हमने अपनी सब इकाइयों को कहा है कि वो जगह जगह बाज़ारों में, स्कूलों में, इंडस्ट्री में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जाकर लोगों को मास्क बांटें।
उसी प्रकार से हमने सब अथॉरिटीज़ को कहा है कि बाज़ारों में, स्कूलों में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों के चालान करें। दोनों काम जरूरी हैं और हम दोनों काम कर रहे हैं। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां सड़क निर्माण कार्य में धांधली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सड़क निर्माण में धांधली बरतने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। ठेकेदार के कर्मचारियों को भी वहां से ग्रामीणों ने खदेड़ दिया और मानक के विपरीत बन रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। ग्रामीणों ने डीएम से मामले की जांच कराकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नगर मसवासी से अलीगंज गांव जाने वाले मार्ग का ठेकेदार निर्माण कार्य करवा रहा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार मनमानी करते हुए जमकर धांधली कर रहा है। हमारे यहाँ खरंजा ही बेहतर था। ये रोड ऐसी पड़ रही है कि 1 महीने नहीं चल पाएगी। जो रोड हाथ से उखड़ रही है उस पर वाहन क्या चल पाएगा। शासन का दिशा निर्देश है कि जो भी काम हो गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए। शासन इतनी सख्ती के साथ काम कराना चाहता है, लेकिन ये ठेकेदार और जो भी जीआई है ये सारा पैसा हड़पना चाह रहे हैं। किनकी तरफ से रोड पड़ रही है? ये जिला पंचायत श्री चंद्रपाल सिंह जी की तरफ से। क्या चाह रहे हैं आप? क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है साहब, ये माल ही कहाँ पड़ रहा है। इसमें माल पड़ रहा है, ये तो हम तो हाथ से उखेड़ देंगे से 1 घंटे में। अभी अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं रोड पड़े तो अच्छी पड़े, ना तो ना पड़े। ये किनकी तरफ से पड़ रही है रोड? जिला पंचायत की तरफ से पड़ रही है ये ना, मतलब बहुत पतली रोड डाल रहे हैं और ये जो है ना हाथ से सारी उखड़ रही है रोड पूरी। और हम चाहते हैं कि ये रोड जो है ना मतलब अच्छी पड़नी चाहिए, बढ़िया रोड डलनी चाहिए। ऐसे मतलब हमारे बहुत सारे गाँव हैं, कम से कम 20-30 गाँव जुड़े हुए हैं। इस रोड से निकलता है वाहन हमारा सारा। और ये हाथ से जब उखड़ रही है तो वाहन क्या चल पाएगा इस पे भाई साहब? इस पे कुछ भी नहीं चल पाएगा। कब से रोड डलना स्टार्ट हुई है? ये रोड कल से स्टार्ट हुई है साहब डलने के लिए। कल से स्टार्ट हुई है। अधिकारी को अवगत कराया आपने? ये अधिकारी आ रहे हैं सारे, सब अधिकारी भी देख के जा रहे हैं इस रोड को साहब। और अधिकारी मतलब देख के चले जाते हैं और कोई भी इसमें मतलब। पंजाब में किसानों की अनुमति के बाद एक बार फिर से रेल का संचालन जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन फरीदकोट में ट्रैक मेंटेनेंस मशीन गाड़ी पहुंची, जिससे रेलवे ट्रैक की चेकिंग की गई और किसानों की पहल के बाद रेल विभाग की तरफ से मालगाड़ियां और यात्री ट्रेनें भी शुरू कल तक हो सकती हैं और इसके बाद यात्रियों ने भी अब राहत की सांस ली है। किसानों वालों ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ट्रेन चला देगी। कितनी राहत मिल सकती है पैसेंजर्स में? सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आम देखो हम बसेस के किराए वगैरह भी बहुत ज़्यादा और कई मतलब कि इस तरह के पेशेंट भी होंगे गड्डी बस ਵਿੱਚ नहीं सफ़र कर सकते, उन्होंने कि ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ये चीज़ है जी। और देखा गया कि ਜਿਹੜੇ मैक्सिमम ਜਿਹੜੇ एम्प्लॉई है ਜਿਹੜਾ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ और ट्रेन ਦੇ थ्रू ही सफ़र करते हैं, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने एक पास बनाया होंगे डेली रूटीन च, उन्होंने तक टिकट लैन की प्रॉब्लम नहीं आती और उन्होंने टिकट जो पास के उन्होंने किराया भी बहुत घट लगता है। उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा सर। बसेस के भी टाइम नहीं है, टाइम टू टाइम बसेस नहीं जा रही हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इस तो इलावा जो गल करिए तो तुसी की सोचते हो कि जो सेंटर सरकार ने पहल कदमी करनी चाहिए है कि ट्रेन चलावे, यात्री ट्रेन सर चाहिए है और किसानों ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP